Dear student, myself Ajit Singh, Assistant Professor, Government Adarsh Girls College, Shopur, is going to teach you bacterial reproduction in this video lecture. बैक्टीरिया के अंदर अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स यहाँ पे पाई जाती हैं। इन स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो इन स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट स्पोर्स बनते हैं, जैसे कॉनिडिया स्पोर, ऑइडिया स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर। लेकिन इन सबसे ऊपर जो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का रिप्रोडक्शन यहाँ पे पाया जाएगा वो होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे ये जो रिप्रोडक्शन है ये फेवरेबल कंडीशन में ही देखने को मिलता है, और जब भी कभी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया बाइनरी फिजन परफॉर्म करेगा और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व शो करता है। जब भी कभी वो बाइनरी फिजन शो करेगा तो वहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व आपको मिलेगा, और इसकी बात एक्सपोनेंशियल ग्रोथ काइनेटिक्स की डिस्कशन हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं। बैक्टीरियल सेल जैसे ही बाइनरी फिजन में जाएगी तो उसका जो मेन डीएनए था, जैसे यहाँ पे ये मेन डीएनए तो ये रेप्लिकेट करके दो इसने कॉपी बना ली हैं, और ये दोनों कॉपियाँ भी एक दूसरे में फंसी हुई हैं। तो इनको अलग करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे जो मीजोसोम्स होते हैं, तो जब ये डीएनए रेप्लिकेट कर रहा था, जब ये अपनी कॉपी को 1 से 2 बना रहा था, तो उस टाइम ये मीजोसोम से अटैच था। मीजोसोम के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। मीजोसोम इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ अंदर की तरफ धंसने से बनते हैं। तो ये जो मीजोसोम्स यहाँ पे हैं, ये मीजोसोम्स भी कॉपी होते हैं, 1 से 2 मीजोसोम बनते हैं, और ये जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में चलना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि जो मेन डीएनए था, जब बैक्टीरियल सेल ने डिवीजन शुरू किया तो मीजोसोम में भी डिवीजन हुआ, और जब ये दोनों कॉपियां बन के तैयार हो गई तो मीजोसोम जो थे वो भी दूसरी डायरेक्शन में मूव करने लगे, और इनके मूव करने से, मीजोसोम के मूव करने से दोनों डीएनए कॉपी देखो अलग हो चुकी हैं। और जब दोनों डीएनए कॉपी अलग हो जाती हैं तो सेंट्रल पार्ट में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ धंसने लग जाती है, और इस तरीके से यहाँ पे एक बाहर की तरफ एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर्स बनती है, पेरिफेरल रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनती है, और ये पेरिफेरल रिंग जैसी स्ट्रक्चर ही आगे चल के सेल वॉल के प्लेन का डिसीजन लेती है। तो जिधर से ये पेरिफेरल रिंग बनेगी उधर ही सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस तरीके से दो बैक्टीरियल सेल्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल तरीके से अगर बाइनरी फिजन को समझा जाए तो यहाँ स्पिंडल फाइबर और इस तरह की कोई स्ट्रक्चर्स नहीं बनती। यहाँ पे जो बैक्टीरियल डीएनए है उसकी 2 कॉपियाँ बनी, दोनों कॉपी, चूँकि जब बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हुआ तो उस टाइम वो मीजोसोम से अटैच था, और जब डीएनए कॉपी बनी तो मीजोसोम की भी 2 कॉपियाँ बनी। ये दोनों मीजोसोम की कॉपियों ने दोनों तरफ चलना शुरू किया अपोजिट पोल की तरफ, उससे दोनों जो डीएनए कॉपी थी वो अलग अलग हो गई। और जब ये दोनों डीएनए कॉपी अलग अलग हो गई तो बीच में एक इन्वेजिनेशन, एक मेम्ब्रेन जो है सेंटर में धंसती है और एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर्स बनाती है, और वहीं पर सेल वॉल का निर्माण होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी रेप्लिकेशन होता है बाइनरी फिजन में तो जिस तरीके की शेप दिखाई देती है वो थीटा शेप होती है। मैथमेटिक्स में एक सिंबल यूज करते हैं थीटा, उसके जैसा यहाँ पे अपीयरेंस आता है थीटा शेप जैसा। ये जो थीटा शेप के बारे में सबसे पहले कैन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया, तो इसको कैन थीटा मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, कैन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बात की थी। पेरेंट क्रोमोसोम मीजोसोम से अटैच होते हैं, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। पेरिफेरल रिंग के बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो बाइनरी फिजन जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का इसमें पाया जाने वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे बाइनरी फिजन जो है वो हमेशा सेम रेट से, सेम दर से हो ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया जो है जब तक फेवरेबल सिचुएशंस होती हैं वो बाइनरी फिजन करते हैं, लेकिन जैसे ही फेवरेबल सिचुएशंस जो हैं वहाँ पे टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, या फिर फेवरेबल सिचुएशन नहीं रही, या न्यूट्रिएंट की अगर कमी हो जाती है, या फिर वहाँ पे बैक्टीरियोफाज अगर डेवलप हो जाते हैं, तो बैक्टीरियोफाज वो वायरस हैं जो बैक्टीरिया को खाने लग जाते हैं, जो खाते हैं, जो मारते हैं। तो कहने का मतलब इस तरह की सिचुएशन में बाइनरी फिजन कम हो जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पर्टिकुलर स्लाइड के माध्यम से बाइनरी फिजन को समझा।
यहाँ पे सेक्सुअल जो रिकॉम्बिनेशन है, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बैक्टीरियल सेल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली नहीं पाया जाता, लेकिन जीन ट्रांसफ़र दो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर डिफरेंट तरीके से स्टडी किया गया है। तो अगर जीन ट्रांसफ़र हो रहा है तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन यूजुअली यहाँ पे टर्म यूज करते हैं। अब यहाँ एक बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर हम जीन ट्रांसफ़र को देखें कि कितने तरह का जीन ट्रांसफ़र होता है, तो बायोलॉजिकल सिस्टम में दो तरीके का जीन ट्रांसफ़र देखा गया है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र, वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र। जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र है वहाँ पे क्या होता है कि जो जीन हैं वो सेम जनरेशन में ही अपना इफेक्ट दिखा देते हैं, लेकिन वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो जीन ट्रांसफ़र की जा रही है वो ऑर्गेनिज्म में सेम जनरेशन में इफेक्ट नहीं दिखाती, वो नेक्स्ट जनरेशन में अपना इफेक्ट दिखाती है। तो प्रोकैरियोटिक सिस्टम में मोस्टली हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र देखने को मिलता है, और ये दो तरीके का होता है, डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र, इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र, जबकि वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र यूकैरियोटिक सिस्टम में पाया जाता है। तो देखिए इसको समझिए, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र जैसे हम कह रहे हैं कि वो सेम जनरेशन में ही अपना इफेक्ट दिखाती है, इसका मतलब क्या है? देखिए होता क्या है, जैसे एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पास कोई जीन्स है, राइट। इस बैक्टीरिया ने अपना जीन्स दूसरे बैक्टीरिया को दिया, तो इस बैक्टीरिया के पास जैसे ही ये जीन्स आएगा, ये जीन्स अपना इफेक्ट दिखाने लग जाता है, और इस जीन्स का इफेक्ट इस बैक्टीरियल सेल पर इमीडिएटली दिखेगा। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सिस्टम में जो है वो यूनिसेलुलर सिस्टम है, लो उनमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, प्रोकैरियोटिक सिस्टम वैसे ही बहुत सिंपल होता है। तो इस जीन को ए बैक्टीरिया से जैसे ही बी बैक्टीरिया में जीन्स आएगा, तो बी बैक्टीरिया के अंदर उसका इफेक्ट तुरंत दिख जाता है। इसको आगे हम देखेंगे, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन जो हम पढ़ेंगे वहाँ पे इसको देखेंगे, तो वहाँ सेम जनरेशन में आपको इफेक्ट देखने को मिल जाता है। जबकि वर्टिकल जीन ट्रांसफर में जैसे मेरे फादर ने गैमेट्स रिलीज किए, वो गैमेट्स फ्यूज हुए, और वो फ्यूज होके फिर जाइगोट बने, और उसके बाद फिर मेरा जन्म हुआ। तो कहने का मतलब है कि उनके जीन का इफेक्ट मेरे अंदर नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई दिया है, उनकी जनरेशन में वो इफेक्ट नहीं दिखा है। तो इस तरीके का जो जीन ट्रांसफ़र है वो वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र कहलाता है, और इस तरीके का सिस्टम यूकैरियोटिक सिस्टम में पाया जाता है। ठीक है, इसको हम और ज़्यादा आगे हम पढ़ेंगे। जैसे अगर हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र की बात करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल पर सीधे जीन चली जाती है, यहाँ पे बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, जबकि इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र में मीडिएटर है। जैसे वायरस, अगर वायरस लेके जा रहा है तो वो इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र है। तो इस तरीके का इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र ट्रांसडक्शन में हम स्टडी करेंगे, राइट। तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र को अगर हम बैक्टीरिया के अंदर देखें तो यहाँ पे जो सबसे पहला केस आता है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के अंतर्गत हम प्रोकैरियोटिक सिस्टम में सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के तीन टाइप्स यहाँ पे पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो पहला वाला जो हम सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर वो है ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग एक एक्सपेरिमेंट था जो एफ ग्रिफिथ ने 1928 में स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी या डिप्लोकोकस न्यूमोनी के अंतर्गत किया था। ये दोनों ही नाम सेम बैक्टीरिया के हैं, राइट। एफ ग्रिफिथ ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो स्ट्रेन यूज किया था वो था R2 एंड S3 स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेन क्या होता है? देखिए सारे मनुष्य एक जैसे नहीं होते, वैसे ही सारे बैक्टीरिया भी एक जैसे नहीं होते, उनके बीच कुछ माइनर डिफरेंसेज होते हैं एक स्पीसीज के होने के बावजूद भी। तो इस तरीके के माइनर डिफरेंस के बेस पे जो हम कुछ स्मॉल ग्रुप्स बनाते हैं एक स्पीसीज के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, उनको हम स्ट्रेन कहते हैं। इसके अंदर दो उन्होंने स्ट्रेन यूज किया था, R2 स्ट्रेन और S3 स्ट्रेन। R2 जो स्ट्रेन है इनके चारों तरफ कोई कैप्सूल नहीं पाया जाता था, राइट। तो नो कैप्सूल, इनके चारों तरफ कोई कैप्सूल नहीं पाए जाने के कारण ये इनकी जो सरफेस थी वो बहुत खुरदरी या रफ अपीयरेंस आ रही थी, अपीयर हो रही थी, इसीलिए इनको R2 बोला गया। R बोले तो रफ। लेकिन जो S3 स्ट्रेन थे यहाँ पे कैप्सूल पाया जा रहा था, और कैप्सूल के पाए जाने के कारण इनकी जो रफ सरफेस थी वो रफ नहीं थी, स्मूथ थी,
और इसीलिए यहाँ पे कैप्सूल जो है प्रेजेंट होने के कारण इनकी नेचर कैसी हो गई, पैथोजेनिक। इसका मतलब ये डिजीज कॉज कर रहे थे, जबकि 8 सेकंड कोई डिजीज कॉज नहीं कर रहे थे। इसका मतलब कि इस बैक्टीरिया के अंदर डिजीज वाली जो डिजीज कॉजिंग जो प्रॉपर्टी है, जिसके कारण डिजीज पैदा हो रही है, वो कैप्सूल है। क्योंकि यहाँ कैप्सूल नहीं है 8 सेकंड में तो बीमारी नहीं कर रहा है, और S3 में कैप्सूल है तो वो बीमारी कर रहा है। इसका मतलब ये बीमारी किसके कारण हो रही है, कैप्सूल के कारण। तो इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, इसको समझते हैं। एफ ग्रिफिथ ने 2 स्टेन लिए, 8 सेकंड और S3। 8 सेकंड को जब एक हेल्दी माइस को दिया तो उसको कुछ नहीं हुआ, वो हैप्पी था, वो नहीं मरा। लेकिन जैसे ही S3 स्टेन लिया और उसको हेल्दी माइस को इंजेक्ट किया तो उसकी मौत हो गई, ये मर गया। अब इन्होंने, यहाँ तक तो ठीक था, तो इन्होंने कंक्लूजन निकाल लिया कि भाई जो S3 स्टेन है ये पैथोजेनिक है, ये डिजीज कॉज कर रहा है, इसीलिए वो चूहा मर रहा है। लेकिन जैसे ही इन्होंने हीट ट्रीटेड S3, मतलब जो S3 था इसको गर्म करके जब बैक्टीरिया को दिया, चूहे को जब इंजेक्ट किया गर्म किए हुए S3 को, तो यहाँ पे चूहा नहीं मरा, जबकि बिना गर्म किए हुए S3 से वो क्या हो रहा था, मर रहा था। तो इसका मतलब कि जो कैप्सूल है या जो डिजीज डेवलप करने वाला पार्ट है, गर्म करने से वो ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब यही निकला। चौथे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे इन्होंने कॉम्बिनेशन लिया। इन्होंने 8 सेकंड और S3 गर्म किया हुआ मिक्स कर दिया। तो हीट ट्रीटेड S3 एंड 8 सेकंड को जब मिक्स किया और जब उस चूहे को दिया तो वो चूहा मर गया। यहाँ पे ये जो घटना थी ये सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग थी। क्यों? क्योंकि हीट करके जब S3 को हम अलग से दे रहे थे तो चूहा नहीं मर रहा है, 8 सेकंड को अलग से दे रहे हैं तो चूहा नहीं मर रहा है, लेकिन दोनों को हीट ट्रीटेड S3 और 8 सेकंड को मिक्स करके दे रहे हैं तो चूहा मर जा रहा है। तो इस घटना को ग्रिफिथ ने ग्रिफिथ इफेक्ट कहा। वो इसकी सही से व्याख्या नहीं कर पाए थे, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि जो हीट ट्रीटेड S3 है वो 8 सेकंड को जो है S3 में कन्वर्ट कर रहा है, ऐसा हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, और इसीलिए वहाँ पे बीमारी कॉज हो रही है और वो चूहा मर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सा बायोमॉलिक्यूल उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की और इन्होंने इसको ग्रिफिथ इफेक्ट नाम दिया और बहुत ज़्यादा सही तरीके से कंक्लूड नहीं कर पाए थे। तो बाद में फिर एक वैज्ञानिक आए, उन वैज्ञानिक का नाम था एवरी मैकलॉयड एंड मैकार्टी। इन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को 1944 में फिर से रिपीट किया और रिपीट करने के बाद इन्होंने ये प्रूव किया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन की घटना है वो डीएनए के कारण हो रही है। अब इन्होंने कैसे किया, इन्होंने क्या किया कि जो हीट किल्ड S3 है, S3 उसको हीट किया और हीट करने के बाद उसका जो एक्सट्रैक्ट था, उसका जो सेल के अंदर जो कुछ भी था, गर्म करने के बाद जो कुछ भी उसके कंपोनेंट थे, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, मेम्ब्रेन हो, जो कुछ भी उसका एक्सट्रैक्ट था उसको एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया। अब इस टेस्ट ट्यूब के 3 भाग कर दिए, राइट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और इसमें इन्होंने क्या किया, पहली टेस्ट ट्यूब में इन्होंने एक प्रोटीनेज एंजाइम ऐड कर दिया जो सारी प्रोटीन्स को किल कर देगा, डिग्रेड कर देगा। इसका मतलब इस एक्सट्रैक्ट के अंदर अब कोई प्रोटीन नहीं है। और जब इसके अंदर इन्होंने R सेल 8 सेकंड को ऐड किया, राइट, जब इसके अंदर क्या ऐड किया इन्होंने, 8 सेकंड सेल्स को ऐड किया, तो यहाँ पे जो है S3 टाइप की सेल्स अपीयर हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखा इन्होंने कि भाई S3 तो हमने यहाँ पे हीट कर दिया है, तो S3 तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे बाद में इन्होंने देखा कि S3 स्ट्रेन भी यहाँ पे मौजूद हैं, जबकि S3 हमने कहीं भी डाला नहीं है। इसका मतलब 8 सेकंड से S3 यहाँ बन रहा है। अब ये किसके कारण बन रहा है, प्रोटीन के कारण तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोटीनेज एंजाइम डाल के हमने सारी प्रोटीन को तो पहले ही ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन में प्रोटीन का रोल नहीं है, क्योंकि अगर प्रोटीन का रोल होता तो एक्सपेरिमेंट 1 में S3 टाइप की सेल्स नहीं बननी चाहिए थी, राइट। दूसरी टेस्ट ट्यूब में इन्होंने आरएनएज एंजाइम ऐड कर दिया। आरएनएज एंजाइम जो कुछ भी इस सॉल्यूशन में आरएनए होगा वो उसको ख़त्म कर देगा। अब जब इसमें तो आरएनए ऐड कर दिया तो कोई आरएनए नहीं रहा है,
अब इसमें इन्होंने 8 सेकंड सेल्स ऐड की और देखा कि कुछ टाइम के बाद उसमें एस थर्ड सेल्स भी अपीयर हो रही थी, मतलब एस थर्ड स्ट्रेन भी वहाँ मिला। इसका मतलब 8 सेकंड से एस थर्ड यहाँ भी बनी है। इसका मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, लेकिन वो आरएनए के कारण नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आरएनए के कारण होता तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आरएनएज को ऐड करके हमने सारे आरएनए को पहले ही ख़त्म कर दिया है। तीसरा कंक्लूजन, टेस्ट ट्यूब में क्या किया इन्होंने, डीएनएज एंजाइम डाला और डीएनएज एंजाइम क्या करता है, डीएनए को डिग्रेड कर देता है। तो इसके अंदर अब कोई डीएनए नहीं रहा है। और इसमें जब इन्होंने 8 सेकंड सेल्स को डाला तो यहाँ पे आपको कोई भी एस थर्ड स्ट्रेन सेल्स नहीं दिखी, राइट। इसका मतलब यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। और यहाँ जब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है तो इसका मतलब कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल है वो क्या है, वो डीएनए है। क्योंकि यहाँ पे आपने जब जैसे ही डीएनए एंजाइम डाला तो उसने सारे डीएनए को ख़त्म कर दिया, और जैसे ही सारा डीएनए ख़त्म हुआ यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी ने 1944 में ये सिद्ध किया कि ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए के कारण हो रहा है, और डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो अगली पीढ़ी में कैरेक्टर्स को कैरी कर रहा है, राइट। इसके अलावा जो दूसरा सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया में वो है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन की जो डिस्कवरी है वो लैडरबर्ग एंड टैटम ने 1946 में इकोलाई के K12 स्ट्रेन में की थी। यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत होती है, मतलब जब तक दो बैक्टीरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं होगा। और यहाँ जिस फिजिकल स्ट्रक्चर के थ्रू या जो है कॉन्जुगेशन होता है उसको कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। कॉन्जुगेशन में दो तरीके के बैक्टीरियल सेल्स होती हैं, एक तो डोनर और एक रेसिपिएंट। जो डोनर होती है उसको F+ सेल कहते हैं क्योंकि इसमें F प्लाज्मिड पाया जाता है, जबकि जो रेसिपिएंट होती है सेल उसको F- सेल कहते हैं क्योंकि इसमें F प्लाज्मिड एब्सेंट होता है। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखिए, ये F प्लाज्मिड इस सेल्स के अंदर पाया जा रहा है तो इसको हमने F सेल्स कह दिया, F+, और इसके अंदर मेन डीएनए ही है, F प्लाज्मिड नहीं है, इसको हमने F- कह दिया। तो यहाँ पे बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं, और इसके थ्रू F प्लाज्मिड अपनी एक कॉपी बनाता है। तो मेन कॉपी तो उसी F+ सेल के अंदर ही रहेगी, दूसरी कॉपी जो है वो इस दूसरी बैक्टीरियल सेल्स में आ जाएगी। जैसे ही इसके अंदर F प्लाज्मिड आ जाएगा तो ये F- से अब किस में कन्वर्ट हो चुकी है, F+ में। तो इस तरीके से कॉन्जुगेशन होता है, लेकिन कॉन्जुगेशन उसी बैक्टीरिया के द्वारा होगा जिसके अंदर F प्लाज्मिड पाया जाता है। कॉन्जुगेशन में अगर हम मोड देखें कि भाई जो कॉन्जुगेशन है इसमें कितनी तरीके की पॉसिबिलिटीज बनती हैं, तो कॉन्जुगेशन में मोस्ट कॉमन जो पॉसिबिलिटी है वो तो F+ और F- के बीच ही बनती है। सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का कॉन्जुगेशन F+ और F- के बीच ही पाया जाता है, मोस्ट कॉमन है। इसका फाइनल जो रिजल्ट है ये तीनों मोड के रिजल्ट हैं, कि मतलब तीन जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उनका रिजल्ट क्या होगा। तो F+ और F- के बीच अगर कभी कॉन्जुगेशन होता है तो दोनों सेल एट द एंड ऑफ द कॉन्जुगेशन F+ में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसका मतलब दोनों सेल्स के भीतर F प्लाज्मिड आ जाता है। कभी कभी F प्लाज्मिड मेन क्रोमोसोम के साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है, और जब भी कभी वो इंटीग्रेट होगा तो फाइनल जो डीएनए बनेगा उसको एपिसोम कहते हैं। एपिसोम जो है जब भी कभी बैक्टीरियल सेल के अंदर बनेगा तो उसके अंदर जब एपिसोम बन जाता है तो उस बैक्टीरियल सेल को हम HFR कहते हैं। क्या कहते हैं, HFR, क्योंकि इसमें डिवीजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इसीलिए हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेट HFR की फुल फॉर्म होती है। तो HFR जो है वो अगर F-, राइट, देखिए वन एक साइड तो F- ही रहेगा, लेकिन दूसरा जो डोनर है वो वेरी हो जाता है, वो F+ है, HFR है, वो क्या है, इसके ऊपर ये तीन मोड पॉसिबल होते हैं। तो HFR के साथ जब F- कॉन्जुगेट करता है तो HFR वाला जो डीएनए होता है, क्योंकि उसमें मेन डीएनए और प्लाज्मिड दोनों फ्यूज हो रखे हैं तो इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और वो कॉन्जुगेशन के द्वारा दूसरे बैक्टीरियल सेल में नहीं आ पाता। इसीलिए जो सेल HFR है वो HFR ही रहेगी कॉन्जुगेशन के बाद भी, और जो F- है वो अभी भी F- रहेगी। इसका मतलब ये सेल चेंज नहीं होती हैं। F' से F- के बीच में अगर कॉन्जुगेशन हो तो देखिए F' क्या होता है, जो F प्लाज्मिड होता है उसके साथ कभी कभी मेन डीएनए के जीन्स भी लगे रहते हैं।
तो अगर यहाँ पे कोई बैक्टीरिया के मेन डीएनए के जीन्स एफ प्लाज्मेट पे पाए जाते हैं तो उसको एफ प्राइम कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके की सिचुएशन में जब एफ प्राइम का कॉन्जुगेशन एफ माइनस के साथ होता है तो दोनों ही सेल एफ प्राइम में कन्वर्ट हो जाती है और एफ प्राइम को हम मीरोजाइगोट भी कहते हैं, ठीक है। जो एफ प्राइम या मीरोजाइगोट वाला सिचुएशन है, एफ प्राइम से एफ माइनस के बीच में जो कॉन्जुगेशन वाली स्थिति है, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्जुगेशन है। इसको हम इसीलिए सेक्स डक्शन कहते हैं और इसकी खोज जो है वो एडलबर्ग एंड बर्न ने की थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मोड जो है इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखने हैं। कॉन्जुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम डिफरेंस देखें तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, जबकि कॉन्जुगेशन में फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इसमें अगर आपने सॉल्यूशन में डीएनए डाल दिया तो वो सारे डीएनए को ख़त्म कर देगा और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डीएनए एंजाइम के अगेंस्ट सेंसिटिव है, जबकि यहाँ जो कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन में जो डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू हो रहा है और कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है डीएनए को बाहर की तरफ एक्सपोज नहीं होने दे रही है। इसीलिए यहाँ सॉल्यूशन में अगर आप डीएनए एंजाइम डालते हो तो कॉन्जुगेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि डीएनए यहाँ बाहर की तरफ एक्सपोज नहीं है। जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है ये एक नॉन पोलर प्रोसेस है। आप यहाँ ये नहीं बता सकते, जैसे सॉल्यूशन में डीएनए डाला तो आप ये नहीं बता सकते कि जैसे आपने 3 तरीके के डीएनए सॉल्यूशन में डाल दिए तो कौन सा डीएनए सेल के अंदर जाएगा, आप ये नहीं बता पाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे डोनर और रेसिपिएंट की जो एक डेफिनेशन है वो क्लियर नहीं है, नॉन पोलर प्रोसेस है। जबकि कॉन्जुगेशन में डोनर और रेसिपिएंट क्लियरली डिफाइन होते हैं। आप क्लियरली ये बता सकते हो कि जिसके अंदर एफ प्लाज्मेट है वो डोनर है और जिसके अंदर एफ प्लाज्मेट नहीं है वो रेसिपिएंट है, राइट। इसका मतलब ये एक पोलर प्रोसेस है। अब लास्ट जो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है वो है ट्रांसडक्शन। वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र अगर बैक्टीरिया में पाया जाता है तो वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। ये जो ट्रांसडक्शन होता है इसकी खोज लेडरबर्ग एंड जिंडर ने 1952 में साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो कि एक टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया है इसमें की थी। और जो वायरस ट्रांसडक्शन को फॉलो करते हैं उनको ट्रांसड्यूसिंग फाज कहते हैं। देखिए एक वर्ड आता है यहाँ पे फाज, कभी भी फाज वर्ड आए या बैक्टीरियोफाज आए, ये दोनों ही बातें एक ही हैं, राइट। तो बैक्टीरियोफाज या फाज उनको कहते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन करते हैं और उनको मार देते हैं, राइट। तो बैक्टीरिया को मारने वाले जो वायरस होते हैं उनको हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं, या जनरल टर्म हम फाज भी यूज कर लेते हैं। अब ट्रांसडक्शन में 2 तरह की लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलती है, एक होता है लाइटिक साइकिल और एक होता है लाइसोजेनिक साइकिल। इन दोनों साइकिल को आपको अच्छे से समझना है। जैसे एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, जैसे ही वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर अपना इंजेक्ट कर देता है। तो जैसे ही बैक्टीरियोफाज का डीएनए इस बैक्टीरियल सेल के अंदर आएगा तो ये वायरस के अंदर तो लीनियर स्टेज में होता है, लेकिन जैसे ही ये बैक्टीरियल सेल के अंदर आएगा ये सर्कुलर हो जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स है, आप इसको ध्यान रखें। और यहाँ पे ये क्या करेगा, अब इस बैक्टीरियल सेल को, जैसे ये जो बड़ा वाला डीएनए ये तो बैक्टीरिया का है, जो छोटा वाला है वो वायरस का है, तो इस बैक्टीरियल सेल को वो तोड़ मरोड़ देता है, ख़त्म कर देता है। और अब जो है इस बैक्टीरियल सेल की जितनी भी राइबोसोम थे उनका यूज करके वो अपनी प्रोटीन बनाता है और अपनी प्रोटीन बना के उसके अंदर अपने सारे वायरस के पार्टिकल्स को वो फिर से बना लेता है। अब ये सारे वायरस जो हैं एक बैक्टीरियल सेल के अंदर हैं और अब जैसे ही बैक्टीरियल सेल फटेगी ये सब वायरस यहाँ से रिलीज हो जाते हैं और ये फिर से एक नई बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे ही बैक्टीरियल सेल वायरस के द्वारा इन्फेक्ट हुई, बैक्टीरियोफाज के द्वारा इन्फेक्ट हुई, उसका इमीडिएट लाइसिस हो जाता है, ख़त्म हो रही है बैक्टीरियल सेल, पूरी तरह ख़त्म हो रही है। तो इस तरीके के साइकिल को हम कहते हैं लाइटिक साइकिल, ठीक है। लेकिन कुछ दूसरे टाइप के भी बैक्टीरियोफाज होते हैं, वो थोड़ा सा कुछ अलग केस करते हैं। वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो बैक्टीरियल सेल को इमीडिएट जो है वो ख़त्म नहीं करते। लाइसोजेनिक में क्या होता है, जैसे ये जो है यहाँ पे लाइसोजेनिक साइकिल है, लाइसोजेनिक में क्या करेगा कि जैसे ही जो है
वायरस ने, बैक्टीरियोफाज ने बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट किया तो अपना डीएनए जो है उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। जैसे ही बैक्टीरियल सेल के अंदर ये वायरस का डीएनए आया तो ये सर्कुलर हो गया, जबकि वायरस के अंदर ये कैसा था, लीनियर था। अब ये जो डीएनए है इसने बैक्टीरियल डीएनए को मारा नहीं, ख़त्म नहीं किया, तोड़ा नहीं, ये इसके साथ इंटीग्रेट हो गया, फ्यूज हो गया, और फ्यूज करके जो एक हाइब्रिड डीएनए बना उसको कहते हैं प्रोफाज। प्रोफाज वो स्ट्रक्चर है जब बैक्टीरियल डीएनए और वायरस डीएनए दोनों फ्यूज हो जाएं तो उसको हम प्रोफाज कहते हैं। अब ये जो प्रोफाज है ये कई जनरेशन तक इसी तरीके से रहेगी और बैक्टीरिया के अंदर ये अपनी कॉपी बनाती रहती है, बैक्टीरिया को मारती नहीं, बैक्टीरिया नॉर्मल डिवीजन कर रहा है, और जितनी भी बैक्टीरियल सेल्स अब इससे बनती हैं उन सब बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इस वायरस की कॉपी जीनोम की पड़ी हुई है, राइट। लेकिन कई जनरेशन तक ये चलता रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो वायरस का डीएनए था वो यहाँ से प्रोफाज से अलग हो जाता है, और ये अलग होके जैसे ही यहाँ से अलग होगा तो ये जो है लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाता है। इसका मतलब कि जो बैक्टीरियोफाज लाइसोजेनिक साइकिल में एंटर करते हैं वो कभी कभी, जब भी कभी उनका डीएनए यहाँ से अलग होगा वो किस में एंटर कर जाएंगे, लाइटिक साइकिल में, और इस बैक्टीरियल सेल को वो मार देंगे और इस तरीके से बाहर रिलीज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो लाइसोजेनिक साइकिल है वो अगर कहीं पाया जा रहा है तो उसके साथ लाइटिक साइकिल भी मिलेगा, लेकिन लाइटिक साइकिल के साथ लाइसोजेनिक साइकिल नहीं मिलता। तो यहाँ पे इसी के बेस पे एक हमने थोड़ा सा डिफरेंस को एक टेबल फॉर्म में यहाँ रखा है कि जो ट्रांसड्यूसिंग फाज हैं वो दो तरीके के होते हैं, वायरुलेंट फाज और टेम्परेट फाज। वायरुलेंट फाज उनको कहते हैं जो लाइटिक साइकिल को फॉलो करते हैं, लेकिन जो टेम्परेट फाज होते हैं ये लाइटिक और लाइसोजेनिक दोनों साइकिल को फॉलो करते हैं। ये यूजुअली किसको फॉलो करेंगे, लाइसोजेनिक को, लेकिन जब भी कभी इनका डीएनए वहाँ से अलग होगा बैक्टीरियल डीएनए से तो ये किस में चले जाएंगे, लाइटिक साइकिल में चले जाएंगे। इसके अलावा जो वायरुलेंट फाज हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, जबकि टेम्परेट फाज में जेनेटिक मटेरियल ऑलवेज क्या होता है, डीएनए होता है। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो वायरुलेंट फाज का जो एग्जाम्पल है वो है T4 बैक्टीरियोफाज, और टेम्परेट फाज का जो एग्जाम्पल है वो है लैम्बडा फाज और P1 बैक्टीरियोफाज। ये कुछ बैक्टीरियोफाज के नाम हैं जो आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि भाई जो ट्रांसडक्शन है वो दो तरीके से कैरी आउट हो रहा है, वायरुलेंट फाज के द्वारा और टेम्परेट बैक्टीरियोफाज के द्वारा। अगर वायरुलेंट बैक्टीरियोफाज इसको परफॉर्म कर रहा है तो वायरुलेंट बैक्टीरियोफाज सीधा लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाएगा और वो बैक्टीरियल सेल को इमीडिएटली किल कर देता है, जबकि टेम्परेट फाज ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के तीन जो डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन, इनको हमने यहाँ ब्रीफली आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ये टॉपिक्स आपके यहाँ पे क्लियर हुए होंगे।